हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर टू सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे हैं। इसमें जो है हम लोग यूनानी आक्रमण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं उसको भी करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग मौर्य साम्राज्य के प्रश्न करेंगे, प्रश्न संख्या 1 से 20 तक, वो भी व्याख्या के साथ। इसको जो है बहुत अच्छे से करना है ताकि जो है आपको अच्छे से याद हो जाए, बार बार इसे करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन नंबर ए नंद, ऑप्शन नंबर बी मौर्य, ऑप्शन नंबर सी शुंग, ऑप्शन नंबर डी कण्व। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नंद। जब सिकंदर ने उत्तर भारत पर हमला किया था उस वक्त जो है भारत में नंद वंश का शासन था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीश कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रशाल उसका सेनापति था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर बी घनानंद, ऑप्शन नंबर सी सुकल्प, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी घनानंद। सिकंदर महान के समकालीन था घनानंद। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण दिया हुआ है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। देखिए कथन जो है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था, ये सही है। कारण जो दिया हुआ है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, तो ये गलत है, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। इस प्रकार ए सही है जबकि आर गलत है। प्रश्न नंबर 4, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? ऑप्शन नंबर ए अभिसार, ऑप्शन नंबर बी ग्लौसाई, ऑप्शन नंबर सी कठ, ऑप्शन नंबर डी मत्सग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मत्सग। भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद मत्सग गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मत्सग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। प्रश्न नंबर 5, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। 1, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। 2, उसकी फौज बेहतर थी। 3, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। 4, वह एक अच्छा प्रशासक था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1 तथा 2, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 तथा 3, ऑप्शन नंबर सी 2, 3 तथा 4, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए भारत में सिकंदर की सफलता के जो कारण थे उसमें ये मुख्य रूप से था कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक है, उसकी फौज भी बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। ठीक है, वह एक अच्छा प्रशासक था, ये जो है नहीं कहा जा सकता है। इस तरीके से जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 तथा 3। जिसकी व्याख्या देखते हैं। सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य थे। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। आम्बी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। अतः
अतः उपयुक्त विकल्प बी होगा। नंबर 6, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए आंभी, ऑप्शन नंबर बी पुरु पोरस, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी महापद्मनंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पुरु पोरस। पोरस को जो है सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। ऑप्शन नंबर ए निरियाकस, ऑप्शन नंबर बी आनेस सिक्रिटस, ऑप्शन नंबर सी डाइमेकस, ऑप्शन नंबर डी अरिस्टोब्यूलस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डाइमेकस। डाइमेकस जो था वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। इसी के साथ जो है यूनानी आक्रमण समाप्त हो गया। अब जो है हम लोग मौर्य साम्राज्य करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक था यूनानी आक्रमण, पर इसे छोड़ना नहीं चाह रहे थे हम, इसलिए हमने इसको भी करा दिया। चलिए मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कनिष्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। प्रश्न नंबर 2, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। ऑप्शन नंबर ए गुप्त, ऑप्शन नंबर बी मौर्य, ऑप्शन नंबर सी वर्धन, ऑप्शन नंबर डी कुषाण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त दिए गए विकल्पों में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश 275 से 550 ईस्वी और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। प्रश्न नंबर 4, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ऑप्शन नंबर ए भास, ऑप्शन नंबर बी शूद्रक, ऑप्शन नंबर सी विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विशाखदत्त। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। प्रश्न नंबर 5, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। जिसकी व्याख्या देखते हैं। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। प्रश्न नंबर 6, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर बी वी स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी आर के मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी आर भंडारकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया। ऑप्शन नंबर ए प्लिनी, ऑप्शन नंबर बी जस्टिन, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रैबो, ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जस्टिन। जस्टिन ने जो है सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है।
प्रश्न नंबर 8, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ऑप्शन नंबर बी अशोक के, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन नंबर डी राजा जनक के। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से भी विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद प्रासीन हुए। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। यह भारत में राजशासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। प्रश्न नंबर 9, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर ए अजय, ऑप्शन नंबर बी चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर डी देवगुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विष्णुगुप्त। चाणक्य जो है अपने बचपन में विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्यखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजर्षव श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्राटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया था। इसके अनुसार विकल्प सी विष्णुगुप्त सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10, चाणक्य का अन्य नाम था। ऑप्शन नंबर ए भट्ट स्वामी, ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर सी राजशेखर, ऑप्शन नंबर डी विशाखदत्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विष्णुगुप्त। प्रश्न नंबर 11, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक संबंध, ऑप्शन नंबर बी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी विदेश नीति, ऑप्शन नंबर डी धन संचय, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। जिसकी व्याख्या देखते हैं। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न 12, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। एक, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, ऑप्शन नंबर बी आत्मकथा, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, ऑप्शन नंबर डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए जनपद, ऑप्शन नंबर बी दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी मित्र, ऑप्शन नंबर डी कोश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मित्र। जिसकी व्याख्या देखते हैं। सुहृद मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। सुहृद मित्र राज्य के कान है। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं उसका विनाश अस्वयंभावी है। प्रश्न 14, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक जीवन, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक जीवन, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक जीवन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियाँ। जिसकी व्याख्या देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न 15, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन नंबर डी तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। प्रश्न नंबर 16, किसके शासनकाल में डीमेकस
भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डिमेकस या डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। प्रश्न नंबर 17। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध घोष की समंतपाशादिका, ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी पाणिनि की अष्टाध्यायी, ऑप्शन नंबर डी पंतजलि का महाभाष्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बुद्ध घोष की समंतपाशादिका। जैसे व्याख्या देखते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य मिला लिया था। इसका उल्लेख बुद्ध घोष की समंतपाशादिका नामक ग्रंथ में मिलता है। दिव्यावधान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती उज्जैनी का उपराजा वायसराय था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह महाजनपद मालवा क्षेत्र में अवस्थित था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, जबकि दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। प्रश्न 18। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन नंबर ए ईंटों का, ऑप्शन नंबर बी पत्थर का, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है वो लकड़ी का बना हुआ था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भरहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 19। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 20। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। ऑप्शन नंबर ए कपिलवस्तु का, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र का, ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती का, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। प्रश्न तो बहुत सारे हैं इसमें करने के लिए, हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि जो है हम लोग को अच्छी तरीके से ये याद हो जाए, बार बार करने की जरूरत ना पड़े। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।